हम लोग नेटवर्क एनालिसिस की बुक से चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। बुक ऑथर नेम वैन वाल्कनबर्ग। और आपने लास्ट टाइम सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस देखा था। मैंने आपसे ये कहा था कि होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी राइट हैंड साइड जो है वो ज़ीरो के इक्वल, यानी जहाँ आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड ज़ीरो के इक्वल है। और ये ज़ीरो के इक्वल तब होगी जब आपके सर्किट में कोई भी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड नहीं हो। आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर स्विच को 2 पोजीशन पर मूव कर दिया था। जब आपकी 2 पोजीशन पर मूव हो जाएगी तो इसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड नहीं होगा। जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी वो इस रजिस्टर के थ्रू रिलीज होगी। थोड़े से पॉइंट्स अगेन आपके साथ डिस्क्राइब कर लूँ कि जो आपका इंडक्टर होता है वो आपकी करंट की चेंज को अपोज करता है। मींस जब ये आपका इंडक्टर इस स्विच के थ्रू 1 से कनेक्टेड था तो इस केस में आपके इंडक्टर में फुल एनर्जाइज हो जाएगा 5 टाइम कांस्टेंट में। यानी एक आपका पीरियड जो है ट्रांजिएंट पीरियड होता है और एक स्टेडी स्टेट पीरियड होता है। अब ट्रांजिएंट पीरियड 5 टाइम कांस्टेंट के इक्वल होता है और यहाँ 5 टाइम कांस्टेंट में आपका इंडक्टर जो है वो फुल एनर्जाइज हो जाएगा। जब स्विच 1 पर कनेक्टेड होगा तो आपका इसमें मींस चार्जिंग होगी। अब इस स्विच को जब आप 2 पर कनेक्ट करोगे तो आपका इंडक्टर जो इसमें ऑल स्टोर्ड एनर्जी थी वो फुल डी एनर्जाइज हो जाएगी इन 5 टाइम कांस्टेंट। तो उसके लिए आपने जो कर्व्स देखे थे ये आपका डिस्चार्जिंग कर्व था। आपका इंडक्टर यहाँ जिस इनिशियल करंट पर, पिछली एग्जांपल है उस केस में आई नॉट आपके पास V/R की इक्वल है, इसमें जो जिस इनिशियल करंट पर वो एनर्जाइज है तो आपका ट्रांजिट टाइम पीरियड ये वाला टाइम पीरियड है 5 टाइम कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ आपका इंडक्टर फुल डी एनर्जाइज हो गया। अब जब आप चार्जिंग कर देखोगे तो यानी आप कैपेसिटर या इंडक्टर किसी भी केस में देख रहे हो, अगर कैपेसिटर के केस में देख रहे हो तो उसमें भी अगर कैपेसिटर के ऊपर इनिशियली वोल्टेज 0 है तो 5 टाइम कांस्टेंट में वोल्टेज सोर्स से वो मैक्सिमम वोल्टेज पर चार्ज हो जाएगा। अब इंडक्टर जब मैक्सिमम एनर्जाइज होता है तो आप उसे शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हो। कैपेसिटर के केस में जब कैपेसिटर फुल चार्ज होगा तो आप उसे ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करोगे जो कि मैक्सिमम वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके अलावा जो इंडक्टर में मीन्स अगर स्विचिंग इंस्टेंट पर, अगर फॉर एग्जांपल आपका जो एग्जांपल आपको कराई थी उसमें जब स्विच 1 पर कनेक्टेड था, जब आपका इंडक्टर जो मैक्सिमम करंट कैरी करेगा स्विचिंग कंडीशन पर, जब आप t=0 पर स्विच को 2 पर मूव कर रहे थे यहाँ, तो उस केस में इंडक्टर का करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा। यानी I0 जो है वो भी आपके पास V/R के ही इक्वल होगा। और यहाँ जो कैपेसिटर के केस की एग्जांपल थी, इस केस में जब आपका स्विच 1 पर कनेक्टेड था तो आपका जो कैपेसिटर है वो फुल वोल्टेज पर चार्ज हो जाएगा। जब स्टेडी स्टेट कंडीशन रीच करेगी तो आप कैपेसिटर को ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करोगे और जब आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट के तौर पर शो होगा तो उस टाइम पर स्टेडी स्टेट कंडीशन में या 5 टाइम कांस्टेंट में इस जो आपकी लूप है इसमें करंट 0 होगा बिकॉज कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब जब आप स्विच को 2 पर मूव करोगे तो कैपेसिटर के केस में वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकती। तो t=0 पर कैपेसिटर की वोल्टेज जिसको आप Vc0 कॉल कर रहे हो ये V के इक्वल ही रहेगी जिस पर वो चार्ज है। और लेकिन जब आप करंट को रिप्रेजेंट करोगे तो करंट आपका, अगर ये कैपेसिटर वोल्टेज V पर चार्ज है तो उसकी वजह से इसमें
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, उस करंट को आप -V/R से रिप्रेजेंट करोगे। बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए आप साइन जो है उसको चेंज कर रहे हो। और टाइम के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वाली जो आपकी वोल्टेज V है, इस रजिस्टर के थ्रू सारी डिस्चार्ज हो जाएगी। स्टेडी स्टेट कंडीशन में अगेन जब स्विच 2 पर मूव्ड है तो आपके जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो 0 होगी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में क्या है कि उसमें आपकी राइट हैंड साइड 0 के इक्वल नहीं है, उसमें आपका वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जो है वो प्रेजेंट होगा। आप जो स्विचिंग कंडीशन पर कंडीशन चेंज करोगे उसके बाद सर्किट में वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स प्रेजेंट होगा। अब इसमें इसका अगर आप जनरल सॉल्यूशन देखो तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी di/dt प्लस pi = q। अब P जो होगा ये कोई भी कांस्टेंट होगा, रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटेंस की वैल्यू, और Q जो है इसमें आपके पास फोर्सिंग फंक्शन होगा विच मे बी अ फंक्शन ऑफ टाइम और एनी कांस्टेंट। वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है। अब इस इक्वेशन में आप दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करोगे e⁻pt से, विच इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन का ये रूल पता है कि dxy = x dy प्लस y dx। तो यहाँ इसी तरह ही अगर आप d/dt e⁻pt इसका डिफ्रेंशिएशन लोगे तो यहाँ फर्स्ट i एज इट इज़ आएगा, e⁻pt को आप डिफ्रेंशिएट करोगे। इस तरह सेकंड में अगर y मीन्स e⁻pt एज इट इज़ आएगा और आप i को डिफ्रेंशिएट करोगे। आप यहाँ अगर इसको ओपन करते हो तो कांस्टेंट p i e⁻pt प्लस e⁻pt di/dt। आप देख सकते हो कि जो ये वाली साइड आ रही है इसको लेने से अगर आपने i और pt का डिफरेंशिएट लिया तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इस वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप यहाँ इसी इक्वेशन में इस इक्वेशन को आप d/dt i e⁻pt इसके इक्वल पुट करो = q e⁻pt। अब इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट करोगे तो i e⁻pt यहाँ आपके पास इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा q e⁻pt dt प्लस k जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन को अगर आप इस इक्वेशन में अगर e⁻pt को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाओगे तो ये आपके पास e⁻ -pt से भी मल्टीप्लाई होगा और इस कांस्टेंट k से भी मल्टीप्लाई होगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि आपके इस करंट की जो इक्वेशन आ रही है इस केस में आपके पास 2 जो है वो कंपोनेंट्स हैं। अब e⁻ -pt dt इस पार्ट को आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कहोगे, के e⁻ -pt को आप कम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल कहोगे। अब इसमें से आप 2 कंक्लूजन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ के जो है वो इस वाली इंटीग्रल में मौजूद नहीं है। और जो आपके पास कम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल है ये फोर्सिंग फंक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों आपके पास फोर्सिंग फंक्शन था, आप यहाँ से देख सकते हो कि जो ये वाला क्यू था ये आपके पास फोर्सिंग फंक्शन था। तो इस केस में जो आपका कम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल है इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द फोर्सिंग फंक्शन। As already told, P is positive constant which is determined by network parameters. Network parameters resistor, inductor and capacitance.
अगर आप इस वाले जो आपका कम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल था के ई रेस पावर माइनस पी टी, इसको टाइम इनफाइनाइट पर देखोगे तो यहाँ जब आपके पास टाइम इनफाइनाइट पुट होगा तो ये वाली चीज़ जो है के ई रेस पावर माइनस पी टी ये ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी। लेकिन जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपके पास ई रेस पावर माइनस पी टी के ई रेस पावर पी टी डी टी, इसमें अगर आप पुट करते हो इनफाइनाइट टाइम इनफाइनाइट पुट करते हो तो ये ज़ीरो की इक्वल नहीं होगा। तो इससे भी आपको जो आपने कंक्लूड किया वो ये किया कि आपका जो पार्ट टाइम इनफाइनाइट पर ज़ीरो के इक्वल हो रहा है वो ट्रांजिएंट टाइम पीरियड के बाद वैनिश हो जाएगा। ये टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट यहाँ 5 टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। रजिस्टर और इंडक्टर के केस में टाइम कांस्टेंट L ओवर R की इक्वल होता है और कैपेसिटर और रजिस्टर के केस में आपका टाइम कांस्टेंट RC के इक्वल होता है। 5L ओवर R के बाद यानी अगर आपके सर्किट में ओनली इंडक्टर और रजिस्टर प्रेजेंट है तो 5L ओवर R के बाद या ट्रांजिएंट टाइम पीरियड के बाद जिसको आप यहाँ टाइम टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका ट्रांजिएंट टाइम पीरियड के बाद जो ये वाला पार्ट है वो वैनिश हो जाएगा। आप ये कह सकते हो कि अगर आपका इंडक्टर किसी भी एनर्जी पे स्टोर है तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद वो फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। और यहाँ जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है ये गिव्स अस द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट वी शुड नॉट हैव एन एक्सपोनेंशियल फैक्टर। जो चीज़ आपकी स्टेडी स्टेट कंडीशन में ज़ीरो की इक्वल नहीं होगी या वो एग्जिस्ट कर रही होगी, इट मीन्स कि उसमें कोई भी एक्सपोनेंशियल फैक्टर नहीं है। जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर प्रेजेंट होगा, यहाँ जिस तरह आप देख सकते हो कि ई रेस पावर माइनस पी टी था तो आपने टाइम को इनफाइनाइट पुट किया तो ये वैनिश हो गया। अब जब आपके पास उस पार्ट में अगर एक्सपोनेंशियल फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल वुड इधर बी कांस्टेंट या कोई भी वो साइनोसाइडल फंक्शन हो सकता है जिसमें आई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, लेकिन उसमें कोई भी एक्सपोनेंशियल फैक्टर नहीं होगा। Thus we conclude that every circuit solution consists of two parts, steady state plus transient, and steady state value of the current which is constant at t is equals to infinite, and transient part of the current which becomes zero and vanishes in 5 time constant. For example at t is equals to infinite. अब इस एग्जाम्पल में जिसने मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अब आप नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हो तो आपका स्विचिंग कंडीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन के जब आप स्विचिंग इंस्टेंट पर रेफरेंस टाइम पर स्विच की कंडीशन को चेंज कर रहे हो तो उसके बाद आपके सर्किट में वोल्टेज सोर्स या कोई भी फोर्सिंग फंक्शन जो है वो प्रेजेंट होगा। इस केस में स्विच इज मूव्ड फ्रॉम 2 to 1। इनिशियली जो आपका स्विच था वो 2 पर कनेक्टेड था। जब आपका स्विच 2 पर कनेक्टेड होगा, अगर आपका यहाँ इंडक्टर किसी भी एनर्जी पर उसने अपने अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर की हुई है तो वो इस रजिस्टर के थ्रू ऑल डिसिपेट हो जाएगी व्हेन स्विच इज मूव्ड फ्रॉम पोजीशन 2 to 1। तो इस टाइम इंडक्टर में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी। जब आपका ये 1 पर मूव कर जाएगा तो अब इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू इस रजिस्टर के थ्रू आपका इंडक्टर जो है वो एनर्जाइज होगा। अगेन रिपीट कर देती हूँ कि जब आपका 2 पर स्विच था, इस 2 कंडीशन पर स्विच में आपके इंडक्टर में अगर पहले से कोई एनर्जी स्टोर थी भी तो इस रजिस्टर के थ्रू सारी रिलीज़ हो जाएगी ट्रांजिएंट टाइम पीरियड में। अब जब स्टेडी स्टेट कंडीशन रीच कर जाएगी
या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब ये सर्किट अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब यही है कि वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में होगा, तो आप इस स्विच को 2 से इस 1 पर मूव कर रहे हो। अब जब आप 1 पर मूव करोगे तो इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू आपका इंडक्टर एनर्जाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ लिखी हुई है, व्हेन स्विच वाज एट 2 inductor has chance to release all stored energy so that at the time of switching the reference time t is equals to 0, I0 is equals to 0। स्विचिंग कंडीशन पर इंडक्टर अपने करंट को इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं करता, तो जो उसमें पहले से अगर 0 करंट था तो स्विचिंग कंडीशन पर भी 0 ही रहेगा। एंड ड्यू टू इंडक्टर राइट आफ्टर मूविंग टू 1 इट विल रिमेन द सेम। आप इसकी अगर इक्वेशन लिखते हो तो आपके पास आर आई प्लस एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू वी। इस इक्वेशन को अगर आप अरेंज कर लोगे तो जो आपको मैंने ऑलरेडी इक्वेशन बताई थी डी आई ओवर डी टी प्लस पी आई इज इक्वल्स टू क्यू, ये वाली इक्वेशन डी आई ओवर डी टी प्लस पी आई इज इक्वल्स टू क्यू। आप इसको इस फॉर्म में आपने लिखा। इस फॉर्म में लिखने के बाद अब यहाँ आपके पास जो P है वो R ओवर L के इक्वल है और Q आपके पास V ओवर L के इक्वल है। जो आपने उस इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखी थी आई टी इज इक्वल्स टू ई रेस पार माइनस पी टी इंटीग्रल साइन क्यू ई रेस पार पी टी डी टी प्लस के ई रेस पार माइनस पी टी। अब आप इसमें P R ओवर L और Q V ओवर L इन क्वांटिटीज़ को पुट कर रहे हो। पुट करने के बाद आपने क्या करना है कि कांस्टेंट K को फाइंड आउट करना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट K को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हम हमेशा उस गिवन सर्किट की इनिशियल कंडीशन को देखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो कि आपने के को फाइंड आउट करने के लिए जो इनिशियल कंडीशन थी I0 इज इक्वल्स टू 0 उसको पुट किया। जब उसको पुट करोगे सबब इक्वेशन में तो आपके पास K इज इक्वल्स टू माइनस वी ओवर आर के इक्वल आ जाएगा। अब आप K इज इक्वल्स टू माइनस वी ओवर आर को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। जो आपकी ये वाली इक्वेशन आ रही थी, इसको जब आपने अरेंज किया तो इस फॉर्म में आ गई। अब आप K की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपका स्टेडी स्टेट पार्ट है वो V ओवर R के इक्वल है, ऐसे ही है, यानी V ओवर R जो है वो स्टेडी स्टेट पार्ट है एस्टेब्लिश्ड एट t इज इक्वल्स टू 0 एंड एग्जिस्ट एट t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट एज वेल। जो आपका ट्रांजिएंट पार्ट है वो आपके पास माइनस वी ओवर आर ई रेस पार माइनस आर ओवर एल टी के इक्वल है। इस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि स्टेडी स्टेट पार्ट या तो कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा या वो साइनोसाइडल फंक्शन होगा, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो नहीं होगा। इस तरह ट्रांजिएंट पार्ट जो है उसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रेजेंट होगा, वो आपका 5 टाइम कांस्टेंट में वैनिशेस हो जाएगा, यानी वैनिश हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ रिप्रेजेंट करते हो कि वैनिश एट t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि टोटल करंट विच इज़ द सम ऑफ ISS प्लस इन स्टेडी स्टेट करंट प्लस ट्रांजिएंट करंट टेक्स 5 टाइम कांस्टेंट टू बिल्ड अप थ्रू एन इंडक्टर एंड देन बिकम्स कांस्टेंट इक्वल टू स्टेडी स्टेट पार्ट एंड ट्रांजिएंट पार्ट ऑफ द करंट बिकम्स 0 for t is equals to infinite and at steady state condition whole current will only be equal to steady state part। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपका ट्रांजिएंट पार्ट था वो माइनस वी ओवर आर के इक्वल था, इसी था माइनस वी ओवर आर ई रेस पार माइनस आर ओवर एल टी। अब जब टाइम पीरियड 0 होगा, टाइम पीरियड 0 के ऊपर ये ओनली माइनस वी ओवर आर के इक्वल आएगा। तो यहाँ आपका जो आप ग्राफ देख सकते हो कि इस जगह ये माइनस वी ओवर आर की इक्वल है और
जैसे जैसे 5 टाइम कांस्टेंट पास करेंगे तो आपका ट्रांजिएंट पार्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ये आपका ज़ीरो के इक्वल हो गया। जो आपका स्टेडी स्टेट पार्ट है वो टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो था। यानी आप देख सकते हो कि जब आपने इस जगह स्विच को 1 पर कनेक्ट किया था तो इंडक्टर में स्टोर करंट ज़ीरो था। यहाँ ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आपने इंडक्टर को स्विचिंग कंडीशन 1 पर मूव किया था तो आपका करंट ज़ीरो था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 5 टाइम कांस्टेंट में इंडक्टर में जितना मैक्सिमम करंट स्टोर होना था वो आपका स्टोर हो गया। तो ये आप स्टेडी स्टेट पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ आप वैसे भी देख सकते हो कि जब आप स्विच को 1 पर मूव करोगे तो उस केस में आपका इंडक्टर 5 टाइम कांस्टेंट के बाद शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसमें जो इस लूप में करंट फ्लो कर रहा होगा वो V/R ही फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, ये ग्राफ होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड आप लोगों ने कर लिया होगा कि ट्रांजिएंट पार्ट यानी IT या ट्रांजिएंट पार्ट को रिप्रेजेंट करा है जो इनिशियली -V/R के इक्वल था लेकिन वो ज़ीरो के इक्वल हो गया। और उसके बाद जो स्टेडी स्टेट पार्ट था वो आपका इनिशियली ज़ीरो के इक्वल था और विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी कांस्टेंट V/R पर बिल्डअप हो गया। अब इस अगर एग्जांपल 2 को देखो तो इसमें क्या है कि आप के सर्किट में वोल्टेज सोर्स, इंडक्टर, रजिस्टर R1 और R2 प्रेजेंट है। अब यहाँ आपका R2 के क्रॉस स्विच कनेक्ट हुआ है। करंट ने हमेशा शॉर्ट सर्किट पाथ चूज़ करना होता है फ्लो करने के लिए। जब ये स्विच के क्लोज होगा तो आपका करंट इस वोल्टेज सोर्स से इंडक्टर L, रजिस्टर R1 और इस शॉर्ट सर्किट पाथ से फ्लो करेगा, यानी ये वाला पाथ लेगा। लेकिन अगर आपका ये स्विच ओपन है तो इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस ये पाथ फॉलो कर रहा है, या आप ये कह रहे हो कि करंट के फ्लो करने के लिए कोई भी क्लोज पाथ नहीं है। जो अब करंट फ्लो करेगा इस वोल्टेज सोर्स V, इंडक्टर L, रजिस्टर R1 और R2 से फ्लो करेगा। अब इस केस में आप क्या कर रहे हो कि फर्स्ट क्लोज द स्विच एट t इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी इनिशियली आपका स्विच जो था वो ओपन था लेकिन टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर, जिसको आप इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हो, ये जब आपका सर्किट स्टेडी स्टेट कंडीशन में ऑलरेडी रीच था तो आपने इस स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक है, आप t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर इस स्विच को क्लोज कर दोगे। अब इसके लिए आपने जो पिछला सॉल्यूशन था उससे आप करंट की जो जनरल फॉर्म लिख सकते हो फोर्सिंग फंक्शन के साथ, वो आप लिख सकते हो कि IT इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 e रेस पावर माइनस T ओवर टा। टा L/R के इक्वल होगा, यानी जो टाइम कांस्टेंट होता है। तो आप यहाँ वही जनरल फॉर्म लिख रहे हो K1 प्लस K2 e रेस पावर माइनस T ओवर टा। अब जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो आपका एट टाइम t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, अगर इसमें टाइम को इनफाइनाइट करते हो तो I इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 e रेस पावर इनफाइनाइट से ये वाला पार्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास I इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू K1। इस तरह यहाँ अगर आप t की जगह ज़ीरो पुट करते हो तो I0 इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 बिकॉज e रेस पावर 0 1 होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर K1 को देखोगे तो वो I इनफाइनाइट है, अगर K2 को देखोगे तो वो I0 माइनस K1 और K1 ऑलरेडी I इनफाइनाइट इक्वल है। तो आपने इसलिए यहाँ लिखा K2 इज इक्वल्स टू I0 माइनस I इनफाइनाइट। अब इन
तमाम जो आपने K1 और K2 को I0 इनफाइनाइट के तौर पर फाइंड आउट किया, उसको आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास K1 की जगह I इनफाइनाइट, और इस तरह K2 की जगह अगर यहाँ माइनस साइन लिखते हो तो ये आपके पास I इनफाइनाइट माइनस I0 ई रेस पावर माइनस टी ओवर टा, जो ये वाली क्वांटिटी है ये आ जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हो कि आपके सर्किट की कंडीशन क्या थी कि आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन पर स्विच को क्लोज किया था, यानी t इज इक्वल्स टू 0 से पहले या जब टाइम t लेस देन 0 था तो ये वाला स्विच जो था ये ओपन था। जब ये स्विच ओपन होगा और आपका ये वाला गिवन नेटवर्क स्टेडी स्टेट कंडीशन में रीच करेगा तो आपके पास जो उस टाइम करंट होगा, ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देगा, तो आपका करंट इज इक्वल्स टू V ओवर R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। अब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर आप स्विच को क्लोज कर रहे हो। जब आप स्विच को क्लोज कर दोगे तो जो इंडक्टर की वजह से इसमें करंट फ्लो कर रहा था इज इक्वल्स टू V ओवर R1 प्लस R2, वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा, यानी जो I0 नेगेटिव है वो आपके पास I0 या जस्ट स्विचिंग कंडीशन के बाद यानी टाइम ग्रेटर देन 0 के लिए I0 प्लस भी V ओवर R1 प्लस R2 होगा। तो यहाँ आपने वही चीज़ लिखी कि I0 इज इक्वल्स टू V ओवर R1 प्लस R2। अब I इनफाइनाइट, जब आपका ये वाला सर्किट स्विच क्लोज के साथ स्टेडी स्टेट कंडीशन में रीच करेगा, ये 5 टाइम कांस्टेंट के बाद, अब उस टाइम जो करंट फ्लो कर रहा होगा वोल्टेज सोर्स V, इंडक्टर रजिस्टर R1 और इस शॉर्ट सर्किट पाथ से फ्लो कर रहा होगा। ये वाली आपकी रजिस्टर जो होगी ये ओमिटेड होगी। अब यहाँ यानी I इनफाइनाइट कंडीशन में जो आपका करंट होगा वो V ओवर R1 के इक्वल होगा। अब जब 5 टाइम कांस्टेंट, आपने इसका टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो आप हमेशा वो रजिस्टर देखते हो जो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर स्विचिंग कंडीशन चेंज करने के बाद जो नेटवर्क में रजिस्टर इंक्लूडेड होंगे उनको देखोगे। तो इसमें जो रजिस्टर इंक्लूडेड है वो ओनली R1 है, तो इसीलिए आपने यहाँ I इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू V ओवर R1 और टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू L ओवर R1 के इक्वल लिखा। अब इन तमाम I0, I इनफाइनाइट और टा की जो क्वांटिटीज़ हैं इनको इस इक्वेशन में पुट करोगे, जो आपकी ये वाली इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब इस केस में भी V ओवर R1 जो है ये आपका स्टेडी स्टेट पार्ट है, और V ओवर माइनस V ओवर R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 इस पर माइनस R1 की ओवर L ये आपके पास ट्रांजिएंट पार्ट है। इसमें टाइम कांस्टेंट जो है 1 टाइम कांस्टेंट में उसका जो करंट राइज कर रहा है वो इस क्वांटिटी तक राइज कर रहा है, और I इनफाइनाइट होकर आपके पास V ओवर R आ जाएगा। और यहाँ ये I0 वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जो आपके पास V ओवर R1 प्लस R2 के इक्वल था। I0 ऐसी था आपके पास V ओवर R1 प्लस R2 के इक्वल था। ये जब आपने स्विचिंग कंडीशन चेंज की थी, स्विच को क्लोज किया था, तो उस टाइम आपके पास करंट V ओवर R1 प्लस R2 के इक्वल था, लेकिन स्विचिंग कंडीशन चेंज करने के बाद 5 टाइम कांस्टेंट में आपके पास करंट जो है वो V ओवर R1 के इक्वल रह जाएगा। बाकी नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।